हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे JNU 2020 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशंस। एंड इस वीडियो में जो है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है हर एक क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसे ध्यान से देखने की कोशिश करना। भले ही आपको आंसर्स की जो है आपको मिली हुई हो, बट मेन इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्यूशन जो है उस क्वेश्चन का किया कैसे जा रहा है। तो इस चीज़ को जानना जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो है जब आप 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है आप जाकर बैठोगे तो आपको जो है उस क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा आइडिया आपको मिल सके। ओके, तो ये चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो बिना देर के चलिए आज को वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप सबसे पहले देख सकते हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था ही, फॉर द गिवन रिएक्शन द करेक्ट रिएजेंट। यहाँ पे देखिए कि कौन सा करेक्ट रिएजेंट है जो कि आपका यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। उससे जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे OH के रूप में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड O, एंड डबल बॉन्ड का जो है रिडक्शन नहीं हुआ है। तो किस रिएजेंट के थ्रू हम यहाँ पे इसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो इन्होंने आंसर यहाँ पे C दिया, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला बात, जब आप NaBH4 दोगे ना, तो NaBH4 के केस में क्या होता है कि मेनली जो है वो एल्डिहाइड कीटोन, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, एल्डिहाइड कीटोन को जो है रिड्यूस करता है एंड 5 मेंबर अंदर का जो डबल बॉन्ड होता है उससे भी इस केस में रिड्यूस करता है। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं जानकारी दे दूँ, इस तरीके से अगर ये 6 मेंबर रिंग होता ना एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड और रहता ना, तो यहाँ पे जो है इस डबल बॉन्ड को ये NaBH4 रिड्यूस नहीं करता इस जगह पे। बट यहाँ पे 5 मेंबर के केस में जो है एक्सेप्शनली जो है 5 मेंबर रिंग के डबल बॉन्ड को जो है यहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा रिएजेंट था हमारा, ऑप्शन नंबर जो था लूचे रिएजेंट, यानी NaBH4 CeCl3, जिसे आप कहोगे लूचे रिएजेंट। यहाँ पे अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो ये 5 मेंबर रिंग है। ओके, यहाँ पे जब CeCl3 डालोगे जो कि मेटल यहाँ पे देगा Ce जो है 3+, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ना उसके साथ में एक इस तरीके से जो है इंटरेक्शन शो कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही इंटरेक्शन ये शो करता है तो ये जो कार्बन हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है क्रिएट कर देता है। अब जैसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो यहाँ पे BH4 तो प्रेजेंट था NaBH4 में, तो यहाँ से क्या करेगा, ये BH4 जो है एक H- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लॉस करेगा एंड ये जो है यहाँ पे इस कार्बन पर डायरेक्टली अटैक करेगा एंड ये ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हुए, बट यहाँ पे NaBH4 CaCl3 जो है मेजर क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए बिकॉज जब आप NaBH4 CaCl3 के साथ में जब आप इसे रिएक्शन करोगे तो ये 97% जो है यील्ड देता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा यील्ड है अभी के टाइम पे भी। ओके, तो इसीलिए जो है यहाँ पे NaBH4 जो है हम CaCl3 यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे अब पता चल गया होगा। तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फॉर n मोल ऑफ जो है वेंडर वॉल गैस हैविंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि n मोल ऑफ वेंडर वॉल गैस। ओके, तो वेंडर वॉल गैस में अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है P + AN² / V² इंटू V - NB = nRT आपको दिया हुआ है। ये वेंडर वॉल गैस का यहाँ पे इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, जब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंपली कहा गया है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन स्टेट नहीं कहा गया है। तो ये du/dv होता है ना, ये आपका होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पूछी गई है क्या होता है। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं एंड उससे पहले आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन हम करेंगे एंड उसके बाद लास्टली जो है मैं इसके रिगार्डिंग जो आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप कैसे याद रख सकते हैं आइडियल गैस के लिए भी एंड यहाँ पे जो है आप जो भी रियल गैसेस है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है P + AN², जो कि आपको यहाँ रियल गैस की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है। अब हमें पूछा गया है du/dv एट कॉन्स्टेंट T। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है ना वो दो होते हैं, एक इंटरनल एनर्जी के लिए होते हैं, एक आपका होता है एंथैल्पी के लिए होता है। तो उसे आप अच्छे से देख लेना। अभी हम यहाँ इंटरनल एनर्जी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है du/dv एट कांस्टेंट T = T del P/del T एट कांस्टेंट V - P। आपका ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं del P/del T की वैल्यू कांस्टेंट V की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ एंड उसकी वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, सही आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे P + AN² इंटू V - NB = nRT दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे जो P के वैल्यू को जो मैं फाइंड करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखो क्या नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ पे
ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, P प्लस ए एन स्क्वायर आपको दिया हुआ है बाय वी स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी माइनस एन बी। जैसा कि क्या था, वी माइनस एन बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, उधर ले गया तो ये डिवाइडिंग में हो गया। अब देखो क्या है, जब P के वैल्यू मैं निकालूंगा तो एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर में इतना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी अगर मैं फाइंड करूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी बाय वी माइनस एन बी। ओके, एंड होल डिवाइड बाय डी टी दिया हुआ है, एंड यहाँ पे अट कॉन्स्टेंट जो है भी दिया हुआ, मतलब वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एन आर बाय ओके एन आर बाय वी माइनस बी लिख सकता हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे एन आर बाय भी, एन आर तो कॉन्स्टेंट हो गए। ओके, एंड यहाँ पे भी माइनस एन बी जो दिया हुआ है वो भी हमारे इस केस में जो है कॉन्स्टेंट, तो एन आर बाय भी माइनस बी हमने लिख लिया एन बी, एंड यहाँ पे ऊपर में डी टी बाई डी टी बच गया, एट कॉन्स्टेंट भी हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखोगे तो ए एन जो है यहाँ पे बहुत कॉन्स्टेंट है एंड वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0 आ गई, यानी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी की वैल्यू हमारी ये आ गई एन आर बाई भी माइनस एन बी एंड डी टी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी। एंड ये प्रोसेस में आपको एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज कल को हो सकता है कि आपको रियल गैस के बजाय जो है कोई और गैस के इक्वेशन दे दिया जाए एंड वहां पे आपको पूछ रहे, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डीपी बाई डी टी की हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डी टी बाई डी टी की वैल्यू भी 1 होगी, तो टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या था, जो इक्वेशन था हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी टी इंटू एन आर बाई वी माइनस एन बी माइनस पी हमारा यहाँ पे ये वैल्यू हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, T इंटू एन आर बाई वी माइनस एन बी हो गया, और P की वैल्यू हमारी क्या थी, P की वैल्यू आप यहाँ पे अगर देखोगे तो P की वैल्यू दिया हुआ है एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारा बचेगा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके क्वेश्चंस को तो यहाँ पे आंसर जो है ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर जो कि हमारा आंसर है, एंड ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो जब भी आपको रियल गैस की इक्वेशन दो दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, इंटरनल एनर्जी। ओके, अगर यहाँ पे देखो डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोलते हो इंटरनल प्रेशर, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो पाई टी से, यानी अगर जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू प्रेशर के साथ में जो है कनेक्टेड होंगे वो वैल्यू जो होगा आपका इस केस के लिए उसका क्या होगा, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पी के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमारा आया हुआ होगा ना वही वैल्यू होगा हमारा इसके लिए वैल्यू। ओके, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब ऐसे इक्वेशन हो, ये इक्वेशन इस तरीके से फॉलो कर रहा हो तब भी ऐसा होगा, एंड अदरवाइज जो है आप यहाँ पे ये ना करना कि p बाय समथिंग दिया हुआ है एंड आप इस इक्वेशन के थ्रू जो है आंसर निकाल चले आए। तो यहाँ पे देखो अगर p प्लस यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, p प्लस ए बाय भी स्क्वायर दिया हुआ है मान लो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो इंटरनल एनर्जी जो भी है डी यू बाई डी वी, तो हमारा आंसर आ जाता ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाता। एंड इस तरीके से एक और आपको मैं बता दूं, ये आपको रियल गैस के लिए पूछा गया था, अगर आपको यहाँ पे आइडियल गैस के लिए देता, ओके आइडियल गैस के लिए देता तो उसकी वैल्यू आती है 0, तो इस वैल्यू को आप याद रखना। आप डायरेक्टली जो आप इस क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको आइडियल गैस के लिए पूछेगा एंड इस क्वेश्चन के वैल्यू जो है आपको पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना, एंड उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉर एन आइडियल गैस दिया हुआ है पीवी इक्वल टू एनआरटी दिया हुआ है, एंड हमें पूछा गया है डेल्टा स्क्वायर पी यानी डी टू पी बाय यहाँ पे डेल्टा वी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट एन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप क्या होगा हमें, तो यहाँ पे हमें आंसर दिखा हुआ है तो हमें आंसर से वैल्यू नहीं है, हम जब तक आंसर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ अगर आप देखोगे ना तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आपको दिया हुआ है, एंड डेल टू पी बाय डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे इससे क्या लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो जैसे डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर होता है, तो इसे आप क्या लिखते हो, डी बाय डी वाई लिखते हो। ओके, एंड यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई लिखते हो ना, ये लिखते हो ना, आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, तो डी पी बाय डी टी लिख सकता हूँ, बिकॉज जो राइट साइड में होता है उसका डिफ्रेंसिएशन हम पहले करते हैं, तो डी पी बाय डी टी एंड होल डिवाइडेड बाय डी बाय जो है आपका डी वी हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डी पी बाय डी टी की वैल्यू एक बार अगर हम फाइंड कर ले फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करके, एंड उसके बाद फिर से उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी दिया हुआ है एंड पी इक्वल टू एन आर टी बाय वी हो जाएगा, बिकॉज वी इधर जो है मल्टीप्लीकेशन में है। अब डी पी बाई डी टी और कॉन्स्टेंट एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी इंटू एन आर टी जो हमें वैल्यू दिया हुआ है बाय वी होल जो है बाय डी टी
एट कॉन्स्टेंट एन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एन कॉन्स्टेंट, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो एन आर बाई भी बहुत कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे टी पे कर रहे हैं, तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो डी टी बाई यानी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट यहाँ पे एन जो भी होगा, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 1 ही आ जाएगी, यानी हमारी वैल्यू आ गई एन आर बाई भी। अब देखो जो भी यहाँ पे जो वैल्यू आया उसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट एन पे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एन आर बाई भी। ओके, तो यहाँ पे एन आर बाई वी का वैल्यू करोगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एन आर तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या निकालना है हमें, डेल्टा 1 बाय वी का डिफ्रेंसिएशन करना है, डेल्टा वी। तो 1 बाय वी का क्या होगा, -1 बाय वी स्क्वायर होता है। ये आप मैथमेटिक्स में थोड़ी सी देख लेना, इसे मैं यहाँ कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। या फिर अगर ये भी करना चाहोगे ना तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी का पावर जो है वी का पावर -1 लिख सकते हो, बिकॉज 1 बाय वी को आप क्या लिख सकते हो, वी का पावर जो है -1 लिख सकते हो, बाय यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे जो भी डी वी दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे -1 इंटू यहाँ पे क्या लिखो -1 इंटू वी टू द पावर -1 यानी -1 बाय वी स्क्वायर लिखोगे। इस तरीके से करोगे, ये नॉर्मल सा चीज़ है, आप इसे देख लेना। तो -nr बाय वी स्क्वायर, यानी जो आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एंड हमने यहाँ पे जो इसे प्रूव भी कर लिया। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओन जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन हैज स्टडीड द रिएक्शन जो है BMe3 के साथ में रिएक्शन किया जा रहा है, एंड यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच द फॉलोइंग सेट ऑफ एमीन्स एंड डिटरमिन द डेल्टा एच वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे जितने भी जो वैल्यूज दिए हुए उसके लिए हमें जो है यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यूज जो है यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो अब यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेनली जो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब जैसे कि आपको पता है NS3 जो होता है ना, एंड यहाँ पे BF3 जो होता है, इन दोनों साथ जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन अपन लोन पेयर जो है BF3 को इस तरीके से जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देता है। तो यहाँ पे मेनली यही पूछा जा रहा है कि इन जो ऑप्शन ABCD है यहाँ पे, उसमें से कौन कौन से जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है वो बेटर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर मैं बताऊँ यहाँ पे जो NMe3 वाला है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे NCH3 है, N83 है, एंड यहाँ पे N टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे जो है इस नाइट्रोजन के साथ में जो है ये BMe3 जब बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये B बॉन्डिंग कर चुका है, तो जो N टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का केस होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड एंड इस बॉन्ड के बीच में जो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सन, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप यानी बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, एंड इस बॉन्ड के बीच में यहाँ पे जो है रिपल्सन होगा, एंड जैसे ही रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। यानी इन तीनों केस में अगर आप बॉन्ड देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रिपल्सन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। यानी θ3 जो है आपका इस केस में बहुत ज़्यादा होगा, देन θ2, देन आपका θ1। यानी आपको पता है परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। ओके, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसमें उतना ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होगा। यानी परसेंटेज S कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 3 का सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, देन 2 का, देन हमारा 1 का। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे जिसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली देता है क्या, बिल्कुल नहीं देता है, बिकॉज वो परसेंटेज S कैरेक्टर होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रखना चाहता है। एक तरह से बोले परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, यानी थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। एक ये फैक्टर हो गया, इसीलिए जो है यहाँ पे NCH3 ज़्यादा बेटर होगा विथ रेस्पेक्ट टू N टर्शियरी ब्यूटाइल वाला। ओके, तो यानी यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, A में आ गया हमारा A आ गया। ओके, A में जो है हमारा A आ गया। अब दूसरे केसेस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, आप कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे BMe3 के साथ में जो है यहाँ पे Me3 साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, तो अभी फिर से यहाँ रिपल्सन कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे देखोगे अगर आप, ये नॉन रिजिड सिस्टम है एंड ये नॉन रिजिड सिस्टम है एंड ये रिजिड सिस्टम है, तो रिजिड सिस्टम में जो है यहाँ पे ये बॉन्ड जो है फ्री नहीं होंगे, तो यहाँ पे इन दोनों के जो केसेस में इन दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत कम होगा। बट यहाँ पे देखो ये P जो है यहाँ पे ये क्या कर सकता है, अपना बॉन्ड को ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग तो ईजी हो ही नहीं सकता है। ये देखो इसके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे PPS3 यानी यहाँ पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, यानी ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप जो है इस तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो कितना भारी यहाँ पे जो है रिपल्सन होगा हमारा इन यहाँ पे अगर बॉन्डिंग फॉर्म करेगा या P के साथ में। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेटर होगा B में जो है आपका A होगा। ओके, अब यहाँ पे थर्ड केस में अगर आप देखोगे ना तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये थोड़ी समझने वाली केसेस है। यहाँ पे देखो क्या है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो 3 ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है एक कार्बन यहाँ पे ये अटैच्ड है, देन ये कार्बन है, देन ये कार्बन है, देन ये कार्बन, यानी इस ग्रुप के बीच में जो 1 2 3 कार्बन का जो यहाँ पे डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो तीनों ही केसेस में अगर आप रिपल्सन देखोगे तो थोड़ा सा कम होगा, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे तीनों ही केस में CN है, बट यहाँ पे ये प्लस I इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन CN की तरफ देगा, एंड यहाँ पे भी देगा, एंड यहाँ पे भी देगा। तो यहाँ पे रिपल्सन का फैक्टर सबसे फर्स्ट जो आपका नहीं आएगा,
तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, यानी इस ग्रुप में जो है सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे इस केस में जो है C सबसे बेटर देगा। अब यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल आया होगा, ओके, यहाँ पे सवाल ये आया होगा कि यहाँ पे भी अगर C था तो यहाँ पे भी C होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे देखो C नहीं होगा। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो 1 कार्बन डिफरेंस है, यानी यहाँ एक ही कार्बन है एंड उसका नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे देने के लिए, उसके बीच में जो है लोन पेयर एंड यहाँ मिथाइल के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, बट इस केस में जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे लोन पेयर जो बहुत ज़्यादा फ्री है एंड ईजिली डोनेट कर सकता है, इसलिए जो डी ऑप्शन में जो है आपका बी वाला होगा, यानी ए में जो है हमारा ए हो गया, बी में भी हमारा ए हो गया, सी में हमारा सी हो गया एंड डी में जो है हमारा यहाँ पे बी हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना एंड उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे का जो है कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आया होगा। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल इन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। जो ओ जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होता है ना, ओ डबल बॉन्ड ओ, या फिर इसका जो सिंगल का बात करोगे ना, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। आप नेट में सर्च कर लेना, जो डेटा होते हैं वो सर्च कर लेना, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन में जो है प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पे क्या कह सकते हो, लोअर देन ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी जो मोलिकुलर ऑक्सीजन से जो होता है यहाँ पे ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम होता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे जो है एफ ई इस तरीके से जो है O2 इस तरीके से होता है, ओके, एफ ई O2 इस तरीके से होता है, तो इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये नॉर्मली जो O2 प्रेजेंट होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे कुछ बैक बॉन्डिंग वगैरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके कारण जो यहाँ पे O2 है यहाँ पे ज़्यादा होता है देन विथ रेस्पेक्ट टू जो है यहाँ पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, ओके, कीटोनिक ग्रुप। इसे जो है आपको टर्सरी ब्यूटोक्साइड DMSO एंड Me3O प्लस BF4- से रिएक्शन कराया जा रहा है एंड पूछा जा रहा है इनमें से जो है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है, ओके, एंड यहाँ पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड DMSO दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले टर्सरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप जो आपको दिया हुआ है वो एक बेस की तरह एक्ट करेगा एंड बेस की तरह एक्ट करके जो है लेस बल्कि साइड से जो है वहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एंड यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके। अब देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जो है डिलोकलाइज हो सकता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं, जो आपका Me3O पॉजिटिव BF4- दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन से ये Me को अटैक कर सकता है एंड ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर सकता है, या तो यहाँ पे ये बॉन्ड फिर से वापस आएगा एंड यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे अटैक करेगा ये मिथाइल वाले पे एंड यहाँ पे ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस केसेस में जो ऑक्सीजन से जो अटैक होता है ना मोर प्रिफरेबल होता है विथ रेस्पेक्ट टू जो यहाँ पे कार्बन अटैक। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है ना वो OMe वाला बनता है विथ रेस्पेक्ट टू CMe वाला। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना एंड उम्मीद आपको ये मैकेनिज्म जो है बहुत ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। यानी यहाँ पे क्या है, A मेजर बनेगा एंड B हमारा माइनर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इस केस के लिए C नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द कलर ऑफ रूबी, रूबी का कलर कैसे होता है, यानी Al2O3, यानी उसमें कंटेंट क्या क्या होता है, Al2O3 एंड 0.2 से जो है 1 एटम परसेंटेज ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट आर बिकॉज ऑफ, क्यों होता है कलर, ओके। रूबी का कलर एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो रूबी का कलर जो है एक्चुअली जो है ये DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, ओके। एंड ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाता है, बट यहाँ पे पूछा गया है पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्यों होता है। देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है KMnO4 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +7 में है, ओके, +7 में है, यानी ये D0 कन्फिग्रेशन है, ओके। D0 कन्फिग्रेशन है यानी ये यहाँ पे ना तो DD ट्रांजिशन होगा, बिकॉज DD ट्रांजिशन के लिए D में इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मेटल टू लिगेंड नहीं होगा, बिकॉज D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एंड मेटल इतना ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है, ओके। अब तीसरा केस बनेगा यहाँ पे लिगेंड टू मेटल। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है O2- जो भी है इलेक्ट्रॉन जो है इसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है एंड इस केस में क्या होता है, लिगेंड टू मेटल जो है चार्ज ट्रांसफर एक्सपेक्टर होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है, ओके। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखोगे, KMnO4 का कलर होता है यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर एक्सपेक्टर यानी लिगेंड टू मेटल एंड सिमिलरली जो है आपको K2Cr2O7 के लिए दे सकता है, K2Cr2O7 इसका कलर भी होता है आपका LMCD की वजह से होता है, यहाँ पे DD ट्रांजिशन एंड LMCD की वजह से होता है। तो उम्मीद आपको ये डाउट जो है अब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
कंटेन्स, यहाँ पे इतने सारे पीक्स कंटेन है एंड पूछा गया है कंपाउंड क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन को अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्बन 13 में कितना सिग्नल है, यहाँ पे 17.3 1 सिग्नल, 61.1 यहाँ पे सेकंड सिग्नल एंड 100 से 150 के बीच में जो 4 सिग्नल है, 4 पीक्स है, यानी 1 2 एंड यहाँ पे 4 यानी 6 सिग्नल यहाँ पे आ गए एंड 166 पे 1 सिग्नल आ गया, यानी टोटल सिग्नल हो गया आपका यहाँ पे ये 1 हो गया, टोटल हो गया 7 हो गया, टोटल यहाँ पे सिग्नल होगा 7। अब यहाँ पे अगर आप चारों कंपाउंड्स देखोगे ना तो चारों कंपाउंड्स में जो यहाँ पे आपको 4 ही सिग्नल दिए हुए हैं। कितने हैं सभी में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ये 4, ये दोनों 5, ये दोनों 6 एंड ये 7। यहाँ पे भी देखो तो सारे में जो है यहाँ पे 4 सिग्नल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो जो 166 जो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया ना, वो एस्टर के लिए होता है। इस तरीके से डेटा आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ये जो होता है आपका एस्टरिक ग्रुप के लिए होता है 166, यानी 160 से 170 के बीच में जो है रेंज में यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे 166.8 जो होता है ये एस्टर ग्रुप के लिए होता है। एंड यहाँ पे अगर आप एस्टर ग्रुप की बात करोगे ना तो ओनली ऑन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये जो एस्टर ग्रुप वाला दिया हुआ है आपको ओनली जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक ही पीक से जो हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए। एंड मेनली मैं यहाँ पे आप सभी को ये प्रीफर करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में स्किप करना, बिकॉज यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन ध्यान समझना। आपको दिया हुआ है इस तरीके से एंड NMA3 पॉजिटिव दिया हुआ है आपको यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप एंड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड हीट दिया हुआ है, यानी ये एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी A एंड D तो हो नहीं सकता है, होगा तो यहाँ पे जो है आपका D एंड E नहीं हो सकता है, B एंड C हो सकता है। अब B एंड C में कौन होगा, चलिए हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे जो हम इस तरीके से 100 हॉर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीएच दोनों नीचे आ गए एंड यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट में हो गया, आपने चेंज करना जरूर सीखा होगा। एंड NMA3 पॉजिटिव यहाँ पे एंड BU ग्रुप यहाँ पे हो गया ब्यूटाइल ग्रुप एंड H ग्रुप जो है आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, NMA3 एंड H जो है यहाँ पे बोथ सेम साइड में है, तो सिस में तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। ओके, ये होना चाहिए ट्रांस में। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 180 डिग्री जो है रोटेट कर देता हूँ, इस कार्बन को फिक्स करके जो है इसे रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये NMA3 यहाँ पे चलाएगा, ये पीएच जो है यहाँ पे चलाएगा एंड ये H जो है यहाँ पे चलाएगा, यानी यहाँ पे जो है NMA3 यहाँ पे चलाया, H यहाँ पे चलाया, ओके, एंड ये पीएच यहाँ पे चलाया। अब क्या होगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप जब आप दोगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ खिसकेगा एंड ये NMA3 जो है ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाएगा, यानी ये पीएच ग्रुप जो है एंड ये पीएच ग्रुप आपस में ट्रांस पोजिशन पे है। ओके, एंड ये ब्यूटाइल ग्रुप जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है एंड ये हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है आपस में ट्रांस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो ये पीएच ट्रांस में एंड ये BU एंड ये H आपस में। अब इसे क्या करता हूँ, इसे मैं इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से घुमा देता हूँ। जब इसे घुमाऊंगा तो BU लेफ्ट में आएगा, पीएच यहाँ पे राइट में आएगा, देन पीएच देन H, वही चीज है स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएट जो है नहीं किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, यहाँ पे ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर जो इस केस के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, बिकॉज यहाँ पे पीएच सिस में है लेकिन यहाँ पे पीएच ट्रांस में, जो कि आंसर हमें यहाँ पे दे दिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 आइडियल गैसेस। ओके, आइडियल गैसेस की मिक्सिंग के बारे में पूछा गया है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो एक चीज याद रखना, जो V मिक्सिंग होता है, ओके, V मिक्सिंग होता है एंड H मिक्सिंग होता है, ओके, X मिक्सिंग एंड U मिक्सिंग होता है। ओके, ये सभी जो होता है मोर देन 0 होता है, मोर देन इक्वल टू अप्रोक्स जो है ये 0 होता है। ओके, एंड डेल्टा G मिक्सिंग जो होता है एंड डेल्टा S मिक्सिंग जो होता है यहाँ पे आपका लेस देन 0 होता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे डेल्टा S भी मोर देन 0 होता है। ओके, डेल्टा G होता है आपका लेस देन 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे तो कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया डेल्टा H मिक्सिंग जो होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, डेल्टा H मिक्सिंग जो होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर B में, या फिर 0 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक याद रखना, डेल्टा H मिक्सिंग जो होता है ना, यहाँ पे एक चीज मैं मिस्टेक कर रहा था, मोर देन इक्वल टू 0 होता है। V मिक्सिंग, H मिक्सिंग एंड यहाँ पे U मिक्सिंग मोर देन इक्वल टू जो होते हैं आपके 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे D में H मिक्सिंग 0 है, बट यहाँ पे B में जो है लेस देन 0, यानी ये आंसर जो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है यहाँ पे, इसीलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर B। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर से एक बार डेटा बताता हूँ, V H एंड यहाँ पे ये सभी मोर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा डेटा कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी मेरे से, एंड उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर किसी से होता है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे भी सेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इस तरीके से, एंड पूछा गया है कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड ये क्वेश्चन जो आपका विटिक रिएक्शन से है, तो किस तरीके से पाथवे फॉलो करेगा, चलिए इसमें बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये
ब्रोमीन वाला जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इससे जो आपको ये बन रहा, तो ये ब्रोमीन वाला जो ए है एंड उसके साथ में मैंने यहाँ पे जो है PPH3 ऐड कर दिया, देन उसमें मैंने N ब्यूटाइल लिथियम ऐड कर दिया ना। तो इस तरीके रिएक्शन को आप याद रखना, विटिक रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ब्रोमीन एंड को जो है इसको हटा के जो है सिंपली आप क्या कर देना, ये PPH3 के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना। ऑलवेज जहाँ पे अल्काइल हैलाइड होगा वहाँ पे जो आप इस तरीके से PPH3 के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना। मैकेनिज्म थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली PPH3 कर देना। अब देखो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसे PPH3 वाला जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ में यहाँ पे क्या करो आप, PHC डबल बॉन्ड OH के साथ में आप यहाँ रिएक्शन कर दो। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो ना, जो PPH3 ग्रुप है एंड ये ऑक्सीजन को जो है आप यहाँ पे गायब कर दो दोनों को, एंड PH3PO बना दो, एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे आपस में कनेक्ट कर दो। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यानी यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, पहले A लिया आपने, देन C लिया, देन B लिया, देन आपने जो यहाँ पे D लिया, यानी ACBD। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका B में प्रेजेंट है, यानी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे मैकेनिज्म आपसे ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैंने बताया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, वन साइड में मिथाइल ऐड कर दिया है, एंड यहाँ पे जो है LDA दिया हुआ है एंड NH दिया हुआ है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को समझोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे देखो LDA एक बहुत बल्की बेस होता है, तो बल्की बेस होने के कारण जो है वो लेस हिंडेड साइड से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ पे देखो लेस हिंडेड साइड से जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज उस तरीके से ऊपर में डिलोकलाइज हो जाएगा एंड हमारा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड Li जो हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक साइड में जो है एक टाइम पे जो है राइट साइड में डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हुआ, बट जब यहाँ पे NaH दोगे ना, तो ये मोर बल्कि साइड किधर से भी ले सकता है, बिकॉज ये बहुत खुद ही छोटा सा है, तो ये किधर से भी हाइड्रोजन ले सकता है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया एंड यहाँ पे जो है इस तरीके से डिलोकलाइज हो गया एंड यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A एंड B के केस में जो आपका फॉर्म हुआ वो आपका A के केस में लेस बल की साइड से हुआ एंड D के केस में जो है मोर बल की साइड में हुआ, यानी यहाँ पे ये A फॉर्म हो गया एंड यहाँ पे जो है ये आपका D फॉर्म हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का हमारा है एंड इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है एंड यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, हमें पूछा गया है H1 H2 H3 H4 एंड H5 एंड H6 के बीच में जो है कैसा रिलेशन है, यहाँ पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे देखो जो आपको यहाँ पे कार्बन दिए हुए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी कायरल है, ओके, एंड ये भी कायरल है। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है मीजो है, बट यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल आपका कायरल है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, किसी भी एक हाइड्रोजन को जो आप यहाँ पे ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो। तो चलिए यहाँ से हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, एंड जब यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो पहले 2 कार्बन प्रेजेंट थे कायरल, एंड यहाँ पे भी 2 कायरल कार्बन हमारे प्रेजेंट है। तो शुरू में 2 कायरल है एंड बाद में 2 कायरल मतलब है। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कायरल और प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब 2 कायरल पहले भी थे बाद में भी 2 कायरल है। ओके, या इनकेस हो सकता है कि अगर ऐसा प्रोटॉन, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा प्रोटॉन जैसे CH4 प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे अगर आप ड्यूटेरियम यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे CH3D का फॉर्मेशन होगा। तो शुरू में भी कोई कायरल नहीं था, बाद में भी जो है कोई कायरल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होता है एक्स्ट्रा, तो उस केस में क्या होता है कि ये आपका होमोट्रोपिक प्रोटॉन होता है। ओके, एंड होमोट्रोपिक प्रोटॉन होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये दोनों हो गए आपके होमोट्रोपिक प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में क्या है, H3 H4 एंड H5 एंड आपको पूछा गया है H5 एंड यहाँ पे जो है पूछा गया है आपको किसके बीच में। ओके, जिस भी चीज़ के पूछा गया हम फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो H3 एंड H4 के बीच का जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ इस ग्रुप में अगर आप देखो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन। ओके, तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे जब आपने ड्यूटेरियम रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे ये 2 अलग ग्रुप तो आ गए, बट यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कार्बन, यानी यहाँ पे जो है फिर से कोई कायरल कार्बन जो है प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी फिर से अगर यहाँ पे कोई कायरल नहीं आया मतलब ये आपका होमोट्रोपिक हो गया। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके बीच में पूछा गया, H5 एंड H6। ओके, H5 एंड H6 के बीच में आपको यहाँ पे पूछा गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, H5 एंड H6 के बीच की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जब आप H5 एंड H6 में किसी एक को जो है ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कायरल कार्बन का जो है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। मतलब शुरू में कोई कायरल कार्बन नहीं, लेकिन बाद में एक कायरल कार्बन का जो है हमारा जो है फॉर्मेशन हो गया। तो इस केस में क्या बोलते हैं, इसे हम हेट्रोट्रोपिक प्रोटोन, या फिर इसे नॉर्मली अगर आप बोलोगे ना, इसे आप बोलते हो इनएंसोट्रोपिक प्रोटोन। तो यहाँ पे ये इनएंसोट्रोपिक एंड डाइस्टेरोट्रोपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके हेट्रोट्रोपिक प्रोटॉन्स के एग्जांपल्स होते हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जो यहाँ पे H1 H2 थे आपके होमोट्रोपिक थे, एंड H3 H4 आपके यहाँ पे क्या थे, होमोट्रोपिक थे, एंड H5 एंड H6 जो है आपका यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक प्रोटॉन है।
यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है जो भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।